हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमने बहुत सारी बातें की हैं कंजंक्शन की, हमने बहुत सारी बातें की हैं योगों की। मैंने एक सीरीज बनाई है मुख्तलिफ योगों पर, कुछ दोषों पर भी, और हमने बात की है केंद्र हाउसेस की, ट्राइन हाउसेस की, और बहुत सारी बातें की हैं मुख्तलिफ सियारों की स्ट्रेंथ के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिस पे मैंने खास तवज्जो नहीं दी पहले, मगर ये जो एस्पेक्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही अहम है। और ये वो चीज है जो प्लेसमेंट्स को मायने देती है और सियारों की ताकत को शामिल करती है। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी मुकम्मल नहीं हो सकता बगैर एस्पेक्ट्स या दृष्टि के जिक्र के, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल किताबों में या संस्कृत जबान में इसे बुलाया जाता है। दृष्टि या एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कि इन्हें बुलाया जाता है? ये वो एनर्जी है जो सियारा फोकस करता है अपनी जगह से हटके। तो जहाँ पे सियारा प्लेस्ड है, जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ती है, उसका फोकस पड़ता है। ये अटेंशन और फोकस उस खास हाउस पे होता है। इसे ही सियारे का एस्पेक्ट या दृष्टि कहते हैं, या जहाँ पे उसकी निगाह पड़ रही है, मतलब उसका फोकस या तवज्जो पड़ रही है। हर एक सियारे को अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, और इसकी भी मायने हैं क्यों उन्हें अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, सिवाय 7वें एस्पेक्ट के जो तकरीबन सब में कॉमन है। राहु और केतु ही इकलौती दो सियारा इकाइयां हैं। ये असल सियारे नहीं है, बल्कि ये सियारों की ताकतें हैं, असल सियारे नहीं, जिनके पास 7वां एस्पेक्ट नहीं है। उनका 7वां एस्पेक्ट बहुत कमजोर है, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से 7वें हैं और वो एस्पेक्ट के बजाय एक एक्सिस बनाते हैं। कभी और बताएंगे क्यों राहु केतु के पास 7वां एस्पेक्ट नहीं है। बाकी तमाम सियारों के पास 7वां एस्पेक्ट है, मगर कुछ के पास और एस्पेक्ट्स भी हैं। अब पहली बात, मून, वीनस, मरकरी और सन, इनके पास सिर्फ 7वां एस्पेक्ट है। तो अक्सर एनर्जी, सारी एनर्जी 7वें एस्पेक्ट पे सेंट्रेट है, जो कि मून, मरकरी, वीनस और सन का इकलौता एस्पेक्ट है। मगर इन 4 सियारों के अलावा बाकी 3 सियारे हैं, जुपिटर, सैटर्न और मार्स। इन 3 सियारों के पास एक से ज्यादा एस्पेक्ट है, मतलब इनके पास 3 एस्पेक्ट्स है। जुपिटर के पास 5वां एस्पेक्ट भी है और 9वां एस्पेक्ट भी। मार्स के पास 4था एस्पेक्ट भी है और 8वां एस्पेक्ट भी, और इसकी बहुत गहरी मायने है। और सैटर्न के पास 3रा एस्पेक्ट और 10वां एस्पेक्ट है, अलावा 7वें एस्पेक्ट के जो तमाम सियारों के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं तो इनकी स्पेशल मायने है। और इन एस्पेक्ट्स की स्पेशल मायने क्या है? इन एस्पेक्ट्स की गहरी अहमियत को समझे बगैर हम एस्ट्रोलॉजी को खुद नहीं समझ सकते, और आपकी कुंडली को तो हरगिज नहीं। तो मैं पहले मालेफिक सियारों के एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, जो हैं सैटर्न और मार्स पहले, और फिर जुपिटर पे। मगर मैं शुरू करता हूं सैटर्न से, जो कि अगरचे सबसे ज्यादा मालेफिक सियारा नहीं है, और ये सही है, सबसे ज्यादा मालेफिक सियारा सैटर्न नहीं, मार्स है। फिर भी मार्स की मायने सैटर्न से बिल्कुल अलग है। हम सैटर्न की मौजूदगी से किसी हाउस में ज्यादा डरते हैं मार्स से, क्योंकि सैटर्न उस तरह के नतीजों के लिए ज्यादा खौफ खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत कर्मिक सियारा है। तो मार्स सिर्फ एक दिशा में चलता है, मगर सैटर्न बहुत सी दिशाओं में चलता है। इस बिना पे के नतीजे कैसे जाहिर होंगे सैटर्न के जरिए? तो सैटर्न की दृष्टियों या एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है, इंसान को समझना चाहिए। और ये हमेशा याद रखो, किसी मालिफ की मौजूदगी हाउस में उसके एस्पेक्ट से कम नुकसानदेह है। तो ये ज़हन में रखो, किसी मालिफ की मौजूदगी हाउस में उसके एस्पेक्ट से कम नुकसान देती है, जब तक कि एस्पेक्ट किसी अनफ्रेंडली साइन या दुश्मनी वाली राशि में ना हो। अगर एस्पेक्ट किसी दुश्मनी वाली राशि या अनफ्रेंडली साइन में है, तब वो एस्पेक्ट ज्यादा नुकसानदेह है और उसकी गहरी मायने है। तो सैटर्न की मौजूदगी और उसके एस्पेक्ट का क्या मतलब है? सैटर्न काफी हद तक, जबकि उससे डरा जाता है जहां पे वो रखा है, किस हाउस में रखा है, क्योंकि वो उस हाउस के नतीजों को पूरी तरह स्लो कर देगा और वक्त गुजरने के साथ वो नतीजे देगा। तो सैटर्न दूसरे हाउस में है, तो जाहिर है सैटर्न आसान पैसा नहीं आने देगा, सैटर्न आसान बचत नहीं होने देगा।
अलबत्ता एक दफा वो नतीजे दे दे तो किसी और सियारे को आसानी से वो नतीजे आपसे छीनने नहीं देगा। तो ये बात तो है ही। सैटर्न लग्न में रखा है, मतलब आपके लिए शोहरत, नाम, वकार हासिल करना आसान नहीं होगा। आसानी से नहीं, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न जहां रखा है उसकी हिफाजत भी करता है। तो सैटर्न जहां कहीं भी रखा है, चाहे दुश्मनी वाली राशि में हो, जो कि उसकी फ्रेंडली राशि नहीं, या उसका अपना साइन नहीं, या उसकी एक्सल्टेशन वाली राशि तुला नहीं, फिर भी कुछ जद्दोजहद के बाद और जब आप दिखा दो कि आप हिफाजत के लायक हो, स्टेबिलिटी और स्टेडीनेस के लायक हो, सैटर्न आपको हिफाजत, स्टेडीनेस और स्टेबिलिटी देगा वक्त गुजरने के साथ। चाहे दुश्मनी वाली राशि में हो और चाहे ऐसे हाउस में हो जहां वो बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड ना हो। मिसाल के तौर पे लग्न में सैटर्न बेहतरीन प्लेस्ड नहीं है, सैटर्न चौथे हाउस में भी बेहतरीन प्लेस्ड नहीं है, फिर भी अगर वो दुश्मनी वाली राशि में है या नीच की राशि में भी है, वक्त गुजरने के साथ अगर सैटर्न देखता है कि इंसान नेटिव लग्न के नतीजों के लिए मेहनत कर रहा है, मतलब एक खास शोहरत हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने आप को वकार से पेश कर रहा है, अपने इखलाक को लेके चल रहा है, अपने उसूलों और कदरों के साथ चल रहा है, तो इंसान को थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, शायद बहुत, मगर आखिर में नाम, शोहरत, वकार आपको मिलेगा, चाहे सैटर्न मेष राशि में लग्न में हो। यही बात चौथे हाउस की है। सैटर्न चाहे वो कुंडली में जल रहा हो या चाहे मेष राशि में चौथे हाउस में हो जहां वो नीच का है, फिर भी अगर आप मेहनत करो, खानदान को साथ लेके चलो, कोई हेराफेरी ना करो, खानदान के साथ सीधे सादे मामले रखो, खानदान को अपने से पहले रखो, रिश्तों के उसूलों और कायदों को मानो, तो वक्त गुजरने के साथ सैटर्न हिफाजत करेगा। चाहे चौथे हाउस में वो अच्छी तरह प्लेस्ड ना हो, चाहे दुश्मनी वाली राशि में हो, चाहे नीच का हो या जल रहा हो, मगर आपको सैटर्न जहां रखा है उसका इनाम कमाना पड़ेगा। अलबत्ता सैटर्न के एस्पेक्ट्स की मायने अलग है। पहली बात, तमाम सियारों के पास सातवां एस्पेक्ट है। सातवें एस्पेक्ट का क्या मतलब है? सातवें एस्पेक्ट का मतलब है एस्पेक्ट जो बिल्कुल सीधे आपके सामने है, मतलब वो चीज जो आपकी आंखों के सीधे फोकस में है, जो बिल्कुल आपके सामने है, वो सातवां हाउस है, क्योंकि सातवां हाउस पहले हाउस के बिल्कुल सामने है। 10वां हाउस जो चौथे का सातवां है, चौथे हाउस के बिल्कुल सामने है। तमाम सियारों के सातवें एस्पेक्ट का मतलब है, जो चीज तुम्हारे सामने है उस पे फोकस करो, ख्वाबों के पीछे मत भागो, माया में मत जियो, अपने वहम में मत जियो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है उन्हें पाने की कोशिश करना अच्छी बात है, मगर जो चीजें आज तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथों में है, उनकी कदर करना और उन्हें संभाल कर रखना मत भूलो। तो जो लोग और रिश्ते पहले से तुम्हारी जिंदगी में हैं, चाहे जीवन साथी हो या बच्चे, उनकी और ज्यादा कदर करो, बजाय इसके कि उस रिश्ते पे काम करो जिसके बारे में तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे लिए आगे चल के कुछ कर देगा। तो अगर तुम रिश्ते में हो, तुम्हारा जीवन साथी है, बाहर किसी और के पीछे मत भागो, ये सोच के कि वो शख्स ज्यादा खूबसूरत है या ज्यादा दिलकश है या तुम उस शख्स की तरफ ज्यादा खींचते हो, तो घर के रिश्ते को इग्नोर करना और बाहर किसी और पे फोकस करना सैटर्न का गजब ला सकता है, खास तौर पे क्योंकि सैटर्न इकलौता सियारा है जो सातवें हाउस में तुला राशि में एक्सल्टेड है। तो अगर सैटर्न तुला में सातवें हाउस में एक्सल्टेड है, रिश्तों के हाउस में, तो सैटर्न के सातवें एस्पेक्ट की बहुत मायने है। सैटर्न के सातवें एस्पेक्ट की मायने हर सियारे के सातवें एस्पेक्ट की, जो बाकी 6 सियारों के पास है, कुछ मायने है, मगर सैटर्न के सातवें एस्पेक्ट से ये थोड़ी अलग है। जो लोग पहले से तुम्हारी जिंदगी में हैं, जो तुम्हारे साथ पहले से हैं, उनके साथ वफादारी निभाओ, उनके साथ पाबंदी से रहो, उनकी कदर करो, उन्हें अहमियत दो और उन रिश्तों पे मेहनत करो और धोखा मत दो, हेराफेरी मत करो, उनके साथ डिप्लोमेट बनने की कोशिश मत करो, तहजीब से पेश आओ। चालाकी अलग चीज है डिप्लोमेसी से अलग। तो तहजीब से पेश आने का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं भी है तो तुम कह रहे हो, ठीक है, चलता है, मैं घर में चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं, आखिर ये मेरा बेटा है,
या मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरे वालिदैन है, तो चलता है, मैं झेल सकता हूँ, तो देने में और ज्यादा लिहाज करो। और सैटर्न बहुत कर्मिक सियारा है, अगर तुम इसका ख्याल रखोगे तो ये तुम्हें इनाम देगा। और इसीलिए रिश्तों के बारे में सैटर्न कहता है, इन पे फोकस करो। और रिश्ते सिर्फ खानदान तक ही नहीं है, सिर्फ लड़का लड़की, जीवन साथी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन तक ही नहीं है। ये उन रिश्तों के बारे में भी है जो तुम्हारे निजी दायरे से बाहर है। तुम्हारे सोशल सर्कल में भी दोस्त जो तुम्हारे बेहद करीबी दोस्त ना भी हो, मगर वाकिफ लोग भी, उनके साथ भी रिश्ते पे काम करो। उनके साथ हमदर्दी रखो, उन्हें इज्जत और लिहाज दो। और फिर सबसे अहम और कभी कभी ट्रिगर करने वाली बात है काम की जगह पे और अपने बॉस और अथॉरिटी फिगर्स के साथ। सैटर्न चाहता है कि तुम वफादार रहो। सैटर्न ये नहीं कहता कि तुम चापलूसी करो या तुम हाँ में हाँ मिलाने वाले बन जाओ और अपने बॉस की हर बात पे हाँ कर दो। सैटर्न कहता है कि तुम बहुत वकार के साथ इख्तिलाफ कर सकते हो अपने मैनेजर और सुपरवाइजर की बात से, फिर भी तुम फरमानबरदार सिपाही की तरह मैनेजर और सुपरवाइजर जो करने को कह रहे हैं उसके ताबे होकर चलो। तुम अदब के साथ इख्तिलाफ कर सकते हो, फिर भी उन उसूलों और कायदों और हुक्मों को मानो जो अथॉरिटी फिगर तुम्हें दे रही है, क्योंकि जो शख्स उस अथॉरिटी वाली कुर्सी पे है उसके वहां होने की एक वजह है, उसकी एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। वो शख्स अपना फर्ज अदा करेगा, जिसमें यह भी शामिल है कि तुमसे काम के सिलसिले में कुछ करवाना, बेशक, और तुम्हारा फर्ज है कि उनकी पैरवी करो लगन और पाबंदी के साथ। मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ रिश्ते में ये हमेशा उस काम की तरफ काम करना है जो तुम्हारा कर्म उस काम में मांगता है। तो रिश्ता उस काम के बारे में है जो तुम्हें काम पे दिया गया है। मेहरबानी फरमा के यकीनी बनाओ कि तुम ये काम हद इम्कान ईमानदारी, लगन और लगातार से करो। काम के बाहर तुम्हारी मर्जी है कि मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ कैसा रिश्ता रखना है और तुम उनके साथ कोई ताल्लुक रखना चाहते हो या नहीं। तुम काम के बाद सोशली अपने मैनेजर और सुपरवाइजर से मिलना नहीं चाहते, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर काम से मुताल्लिक यकीनी बनाओ कि तुम मौजूद हो, हाजिर हो और तुम हुक्म की ताबेदारी करो, हुक्म मानो, तुम पाबंद हो और बहुत जरूरी है, एक मुंजम तरीके से काम करो। मगर जब तुम 7वें हाउस पे फोकस बनाए रखो, उन सब लोगों के सामने जो तुम्हारे सामने है, उन लोगों को मत भूलो जो उनके पीछे है, क्योंकि हो सकता है तुम उन पे फोकस खो दो। तो ये ज़हन में रखो कि वो लोग जो तुम्हारे सीधे फोकस में नहीं है, मगर वो मैनेजर के ठीक पीछे है, मतलब तुम्हारे दूसरे साथी, डिपार्टमेंट के दूसरे लोग जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी है, उनके फर्ज भी है, और मददगार बनो। ये है सैटर्न के 7वें एस्पेक्ट का मतलब। लगातार रहो, पाबंद रहो, रिश्ते पे फोकस करो, जो हाथ में है उस पे फोकस करो, जो चीजें तुम्हें जिंदगी में पहले ही दे दी गई हैं उन पे फोकस करो और उनकी कदर करो। जो गाड़ी तुम्हारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो गाड़ी तुम्हारे पास अभी है उसको नजरअंदाज मत करो। ख्वाब देखते रहो किसी ऐसी गाड़ी का जो तुम्हें बाद में मिलेगी, और मौजूदा गाड़ी पे कम तवज्जो दो, उसकी सर्विसिंग ना करवाओ, उसका ख्याल ना रखो, तो फिर क्या होगा? वो खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। लॉकडाउन के इन महीनों में हम में से बहुत लोग अपनी गाड़ियां, वाहन बाहर नहीं निकाल पाए। जब हमने 2, 3, 4 महीने उन पे तवज्जो नहीं दी, जब जाके स्टार्ट किया, तो हम में से बहुत लोगों को किसी ना किसी तरह की परेशानी हुई। हम में से कुछ लोग ज्यादा मुंजम थे, जो हर 10-15 दिन में करते थे, गाड़ी थोड़ी स्टार्ट कर ली, यकीनी बनाया कि तुम्हें पता है कूलेट सब टॉप अप है, गाड़ी है, तुम्हें पता है, हम गाड़ी 1-2 किलोमीटर चला लिए, चार्ज कर लिया या बैटरी टर्मिनल निकाल दिया। तो हमने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा ताकि गाड़ी चलती रहे, शायद महीने में एक दफा, अगर हर 15-20 दिन में नहीं भी, तो हमें परेशानी नहीं हुई। वरना मेरी बिल्डिंग में ही 2-3, तुम्हें पता है, मेरे पड़ोसी थे जिन्होंने देखा कि मेरी गाड़ी चल रही है और उन्होंने मुझसे मदद मांगी कि उनकी गाड़ी जंप स्टार्ट कर 2 जंप स्टार्ट केबल और वगैरह से, और मैं काफी हद तक अपनी गाड़ी का ख्याल रख रहा था, स्टार्ट कर रहा था,
और उसे, तुम्हें पता है, चलने लायक हालत में रख रहा था। तो सैटर्न का 7वां एस्पेक्ट ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है उसकी कदर करो, उसे, तुम्हें पता है, कमतर मत समझो। जो नौकरी तुम्हारे पास है उस नौकरी की कदर करो। जब तुम शायद किसी बड़ी ड्यूटी की, किसी बड़े फर्ज की, किसी बड़े रोल की आरजू रखते हो, मगर मौजूदा नौकरी को नीची नजर से मत देखो। ये मत सोचो कैसी नौकरी है मेरे पास, कैसा रोल है मेरे पास, मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे ये मिला, तो तुम नाशुक्रे होगे। फिर सैटर्न, कर्मिक सियारा होने के नाते, तुम्हें अपने तरीके से वापस चुका देगा। तो जो चीजें तुम्हारे सामने है, अभी तुम्हारी जिंदगी में है, उनकी कदर करो, उस पे फोकस मत खो। सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है। क्या है तीसरा हाउस कुंडली में? तीसरा हाउस हाथों का घर है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने का। अपने हाथों का इस्तेमाल करना मेहनत है। अपने हाथों का इस्तेमाल कौन ज्यादा करता है? हुनरमंद, कारीगर और मजदूर। और सैटर्न मजदूरों का सियारा है। तो सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट है मेहनत करना और अपने हाथों का इस्तेमाल करना। इसका मतलब, चाहे तुम हाथों का इस्तेमाल करो या ना करो, मेहनत अहम है। दूसरी बात, तीसरा हाउस मेहनत, कोशिश और खुद एंटरप्राइज का घर भी है। इसका मतलब सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट कोशिश के बारे में है। सैटर्न के तीसरे एस्पेक्ट का मतलब है कि जिस हाउस पे भी इसकी नजर है, तुम्हें उस हाउस पे या उस हाउस के बारे में कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर सैटर्न खुद लग्न में है और तीसरे हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है? लग्न में। लग्न किस बारे में है? शोहरत, नाम, वकार, सेहत, समाज में कद। दूसरे लोग आपकी शख्सियत को कैसे देखते हैं? तो सैटर्न अपने तीसरे एस्पेक्ट के जरिए तीसरे हाउस पे ये कह रहा है कि तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे समाज में कद के बारे में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और चीजें, सैटर्न तीसरे हाउस के बारे में कह रहा है, तीसरे एस्पेक्ट के साथ, कि तुम्हें अपनी स्किल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा हाउस कम्युनिकेशन के बारे में है। तभी तुम्हारी मेहनत के नतीजे या फल तुम्हें मिलेंगे। बगैर मेहनत के और बगैर सेल्फ स्टार्टर बने चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। तीसरा हाउस सेल्फ एंटरप्राइज का घर भी है। तो सैटर्न तुम्हें मौका दे रहा है अपना कुछ शुरू करने का भी, अपने तीसरे एस्पेक्ट के साथ। तो जहां कहीं भी सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट है, अगर हाउस स्ट्रांग है, अगर हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, बेनिफिट्स उससे जुड़े हैं, तो सैटर्न हमेशा ये देता है कि अगर तुम अपना कुछ करो, उसके बारे में कोई खुद एंटरप्राइज करो, उस हाउस के बारे में या उसके, तुम्हें पता है, उस हाउस की चीजों के बारे में या हाउस का क्या मतलब है, सियारे का क्या मतलब है, तो तुम्हें कुछ या उससे भी ज्यादा कामयाबी मिल सकती है अगर दूसरे सियारों की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। मिसाल के तौर पे, अगर मकर लग्न है और सैटर्न खुद लग्न में प्लेस्ड है, तो सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट मीन राशि पे है, तीसरे हाउस पे। मीन एक पानी वाली राशि है। आपको जिंदगी में लिक्विड से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं या आपको जिंदगी के उन पहलुओं पे मेहनत करनी पड़ेगी जिन्हें सेहत के नजरिए से आप इग्नोर करते आए हैं। तो अगर आपके बदन में पानी नहीं रुकता, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत शराब या लिकर लेते हैं, तो आपको बेहतर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको सफाई और खुद को साफ रखने के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है सैटर्न के तीसरे एस्पेक्ट का मतलब। सैटर्न 12वें हाउस का कारक भी है, जो मीन से जुड़ा है। तो सैटर्न अपने एस्पेक्ट्स की हिफाजत भी बहुत करता है मीन राशि पे, तीसरे हाउस में, मकर लग्न वाले नेटिव के लिए। अलबत्ता सैटर्न का मतलब अब भी है, मेहनत करो और ज्यादा कोशिश करो। तो जहां कहीं भी सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, मेहनत और मुंजम काम ही वो तरीका है जिससे चीजें आएंगी। सैटर्न सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है। सैटर्न ये भी कह रहा है, सैटर्न तीसरे हाउस की हिफाजत भी करता है। जब सैटर्न लग्न में हो के तीसरे हाउस पे एस्पेक्ट करता है, तो इसका मतलब सैटर्न ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ बहुत मेहनत करो। सैटर्न चाहता है कि तुम स्मार्ट तरीके से मेहनत करो। तो सैटर्न कह रहा है, अपने काम को मुंजम बनाओ। अगर तुमने अपने काम को मुंजम नहीं बनाया,
तुम अंधाधुंध सुबह से शाम तक 12, 13, 14 घंटे रोज मेहनत कर रहे हो और ये समझ रहे हो मुझे कामयाबी मिलेगी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सैटर्न मुंजमी के बारे में है, सैटर्न अनुशासन के बारे में है। तो बहुत अनुशासित मुंजम तरीके से उस जगह कोशिश करो जहां सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट है, और फिर स्मार्ट तरीके से काम करो, स्मार्ट बनने के लिए मेहनत करो, तब सैटर्न तुम्हें बेहतर नतीजा देगा। तो सैटर्न का तीसरा एस्पेक्ट मेहनत के बारे में है, मुंजम काम के बारे में है, स्ट्रक्चर्ड वर्क के बारे में है, और ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में है जब मेहनत कर रहे हो और दूरी तय करने के लिए तैयार हो। सैटर्न तीसरा हाउस छोटी दूरियों के बारे में भी है। तो सैटर्न कह रहा है तुम दूरी तय करने को तैयार हो, तुम्हें किसी और के लिए सब कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी दूरी तय करना। सैटर्न कहता है तुम्हें सब कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं, मगर अपने अहंकार को जरूर कुर्बान करो, अपने घमंड को जरूर कुर्बान करो, अपनी फूली हुई खुददारी को जरूर कुर्बान करो, दूरी तय करो, नम्र बनो। ये है छोटी दूरी का मतलब। थोड़ी दूर जाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें और ज्यादा नम्र बनना पड़े, चाहे इसके लिए अपना सर झुकाना पड़े, वो थोड़ी दूरी तय करो। किसी के सामने पूरी तरह नतमस्तक मत हो जाओ, मगर नम्रता दिखाने और अपने अहंकार, खुददारी और घमंड को त्यागने में थोड़ी दूर जरूर जाओ। तो ये है तीसरे एस्पेक्ट का मतलब। तो नम्रता दिखाओ, मेहनत करो, मुंजम रहो, थोड़ी दूरी तय करने को तैयार रहो, और बहुत पाबंदी, वफादारी और कोशिश के साथ काम करो। वक्त गुजरने के साथ उस हाउस के नतीजे तुम्हें दिए जाएंगे, उस राशि के नतीजे तुम्हें दिए जाएंगे। अब सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट क्या है? 10वां हाउस सैटर्न का घर है। सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट भी बहुत स्पेशल है। 10वां हाउस मकर राशि कर्म का घर है। तो सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट उस नजरिए से बहुत कर्मिक एस्पेक्ट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां सैटर्न प्लेस्ड है, तुम्हें उस कर्म को छोड़ना पड़ेगा, मतलब तुम्हें उस कर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हो सो हो। अगर सैटर्न हाउस में प्लेस्ड है, तो उस हाउस के बारे में कुछ कर्मिक कर्जा है जो तुम उठा रहे हो, और सैटर्न तुमसे वसूल करेगा, अच्छे तरीके से या मुश्किल तरीके से। मगर सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए उस हाउस के बारे में कर्म कमाने का मौका है। तो अगर सैटर्न, मान लो, मेष लग्न वाले नेटिव के लिए खुद 10वें हाउस में प्लेस्ड है, तो सैटर्न 10वें हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, मकर राशि में प्लेस्ड है। वो एस्पेक्ट कर रहा है अलावा मीन राशि में 12वें हाउस पे और कर्क राशि में 4थे हाउस पे एस्पेक्ट करने के, सैटर्न तुला राशि में 7वें हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सैटर्न तुम्हें बहुत सारा कर्म कमाने का मौका दे रहा है, और इसीलिए सैटर्न तुला में एक्सिल्टेड है। कलपुरुष कुंडली में सैटर्न 10वें हाउस ऑफ कर्म में प्लेस्ड है, और 10वें एस्पेक्ट से तुला पे एस्पेक्ट कर रहा है, जहां वो एक्सिल्टेड होता है। तो सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट तुम्हें जिंदगी में ऊपर उठने का बहुत मौका दे सकता है, और उसकी रीढ़ रिश्ते और लोगों के साथ आपका बर्ताव है। तो जहां कहीं सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट है, ये तुम्हारे लिए अपने कर्म को सुधारने का मौका है, और तुम किसी जंजीर में बंधे नहीं हो। बेशक वो कर्म कायदे और हदूद के अंदर होना चाहिए, और यही वो बाउंड्री है। तो कायदे मानो, हदूद को मानो, अपने आप को उसूलों के साथ लेके चलो, शॉर्टकट मत लो, हेरा फेरी मत करो, धोखा मत दो, और रिश्ते पे मेहनत करो, उस हाउस के नतीजों के लिए मेहनत करो। तो अगर सैटर्न मिसाल के तौर पे 4थे हाउस में प्लेस्ड है, तो सैटर्न लग्न पे एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी शोहरत पाने में, समाज में कद हासिल करने में तुम्हें रिश्तों पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम रिश्तों पे मेहनत करोगे, शुरू करो जहां सैटर्न का हाउस प्लेस्ड है, 4थे हाउस में, हाउस से ही चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने फौरी रिश्तों से शुरू करो, उनके साथ वफादार रहने को तैयार रहो, उनके साथ पाबंद रहो, और रिश्तों पे लगन से काम करने को तैयार रहो। तो अपने आप ही तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा कद और समाज में तुम्हारी शख्सियत बुलंद होगी। अगर सैटर्न 5वें हाउस में प्लेस्ड है, फर्ज करो, तो सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट दूसरे हाउस पे है। तो सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट दूसरे हाउस पे, इसका मतलब सैटर्न तुम्हें कमाए,
बचत के बारे में बहुत सारा कर्म कमाने की इजाजत दे रहा है। इसका मतलब तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जो लेने से ज्यादा देने को तैयार है। अपनी कमाई को और ज्यादा इखलाकी तरीके से इस्तेमाल करो, नैतिक तौर पे सही तरीके से, और उस कमाई को अपने बच्चों और खानदान वालों को सिखाने में इस्तेमाल करो, क्योंकि दूसरा हाउस खानदान का घर भी है। इखलाकी तरीके से उन्हें वो चीज मत दो जिसके वो हकदार नहीं है। ज्यादा कमाने के लिए धोखा मत दो, अपने खानदान को ज्यादा देने के लिए धोखा मत दो। ऐसा मत करो। अपने अच्छे इखलाक से कर्म कमाओ। दूसरे हाउस के बारे में ज्यादा उसूलों और कदरों वाले बनके कर्म कमाओ, क्योंकि दूसरा हाउस उसूलों और कदरों का घर है, और वो उसूल और कदरें जिनके साथ तुम पैदा हुए हो, जो तुमने अपने खानदान से पहला सबक लेके पाए हैं। तो अपने आप को उसूलों और कदरों के साथ लेके चलने से हिचको मत, और अपने पैसे को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। शुरुआत खानदान से करो बेशक, मगर कमाई और बचत के बारे में ज्यादा कर्मिक बनो। बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश मत करो। इतना कमाओ और बचाओ जितना तुम्हें लगता है तुम इस्तेमाल करोगे। इसे अपने कर्म को सुधारने के लिए इस्तेमाल करो। इसे किसी और का घर बनाने में इस्तेमाल करो। इसे किसी और के घर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करो। इसे किसी और की खानदानी जिंदगी को बेहतर बनाने में दे दो या इस्तेमाल करो, और इसके जरिए तुम अपने कर्म को सुधारोगे। सैटर्न का 5वें हाउस में प्लेस्ड होना और दूसरे हाउस पे एस्पेक्ट करना, ये भी मतलब रखता है कि तुम्हारे बच्चों का कर्म भी सुधरेगा जब तुम ऐसा करोगे। और 5वां हाउस संचित कर्म का घर भी है। तुम्हारा संचित कर्म भी सुधरेगा अगर पैसे के बारे में तुम और ज्यादा कर्मिक बनोगे और वहां से बेहतर कर्म पाने के लिए मेहनत करोगे। 10वां एस्पेक्ट क्रियमान का एस्पेक्ट है, क्रियमान कर्म। 10वां हाउस क्रियमान कर्म का घर है। तो सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट क्रिया करने के बारे में है। जितनी अच्छी क्रियाएं तुम करोगे, जितने नैतिक और इखलाकी तौर पे सही काम करोगे, उतना अच्छा कर्म कमाओगे, और उसका इनाम तुम्हारे बच्चों को इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मिलेगा। सैटर्न के 5वें हाउस में होने और दूसरे पे एस्पेक्ट करने का। सैटर्न 5वें हाउस के नतीजों को जरूर स्लो करेगा, बेशक। तो रोमांस, इन्वेस्टमेंट के मामलों में सैटर्न हिफाजत भी करेगा, मगर स्लो नतीजे आएंगे, देर से नतीजे आएंगे। मगर ये अब भी बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है। जहां कहीं सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, जिस हाउस पे भी 10वें एस्पेक्ट से एस्पेक्ट कर रहा है, ये एक मौका है। ये तुम्हारे लिए कर्म में नफा पाने का, अपने कर्म को सुधारने का, जितना हो सके उतना कर्म करने का, अपने कर्म को सुधारने के लिए। और ये तुम्हारा कर्मिक कर्ज कम करेगा, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म पे काम करने में मदद करेगा, और कुल मिलाकर तुम्हारा संचित कर्म बेहतर करेगा। तो दोस्तों, ये हैं सैटर्न के एस्पेक्ट्स, 3रा एस्पेक्ट, 7वां एस्पेक्ट और 10वां एस्पेक्ट। अब के हमने इसके बारे में बात कर ली है, अपनी कुंडली में देखो सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है। सैटर्न किस हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है 3रे एस्पेक्ट से? वो कोशिश और सेल्फ एंटरप्राइज का घर है, और तुम्हारे लिए एक मौका भी है कि तुम मेहनत कर पाओ, स्मार्ट वर्क कर पाओ, और उसके जरिए कमा पाओ, उस मेहनत से कमा पाओ, और वो नतीजे तुम्हें दिए जाएंगे। जहां सैटर्न 7वें एस्पेक्ट से एस्पेक्ट कर रहा है, वो रिश्तों के बारे में है। ये उस पे फोकस करने के बारे में है। तुम्हारी फौरी तवज्जो उस हाउस पे होनी चाहिए, और रिश्तों के जरिए उस हाउस के बेहतर नतीजे पाने या हासिल करने के बारे में है। कहाँ नहीं? जहां सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट है। सैटर्न जहां प्लेस्ड है, वहां से 10वां एस्पेक्ट ये काम करने और अपने कर्म को सुधारने के बारे में है, और उस हाउस के बेहतर नतीजे पाने के बारे में है। उसूलों, कदरों, मेहनत की जिंदगी जी के, बेशक, और उससे ज्यादा उम्मीद करने के बजाय ज्यादा देने के काबिल होने के बारे में है। तो दोस्तों, सैटर्न के इन 3 एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, और अपने कर्म को सुधारने के लिए, और अपनी रूहानियत को बुलंद करने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। और अगर तुम मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे राब्ता करो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ
ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।